Hello everyone, this is Vishal here. Welcome to my channel वी शिक्षा। अगर अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग जो कोर्स अभी कर रहे हैं वो बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में है, उस सिस्टम के बारे में जो कि हार्मफुल वेस्टेजेस हमारे बॉडी के से निकालता है। ठीक है, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछले 2-3 वीडियो में एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड हम लोगों ने क्या क्या किया था। हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था, साथ ही साथ एक्सक्रीशन का और एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या ज़रूरत है वो हम लोगों ने पढ़ा था। फिर द सब्सटेंस विच इज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी like carbon dioxide, nitrogenous metabolic waste, excess salt, soluble vitamins, bile pigment, ये सब के बारे में जाना था जो कि रिमूव करने का हमारी बॉडी से ज़रूरत है। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स के बारे में जाना था, लाइक हु आर द विच आर द ऑर्गेन्स, किडनी, स्किन, लंग्स एंड लिवर, विच आर एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स जो हमारे हमें हेल्प करता है हमारे शरीर से एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालने का। फिर उसके बाद फोटोग्राफ वाइज में हम लोगों ने देखा था यूरिनरी सिस्टम के बारे में। उसके बाद फिर कुछ असाइनमेंट आप लोगों के लिए था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा था यूरिनरी सिस्टम का, क्या होता है, कैसा होता है, फिजिकली स्ट्रक्चर हम लोगों ने जाना था। किडनी का बेसिक फंक्शन क्या होता है ये भी जाना था। इंटरनल स्ट्रक्चर भी किडनी का हम लोगों ने देखा था कॉर्टेक्स मेड्यूला के हिसाब से। उसके बाद फिर नेफ्रॉन का एक ओवरव्यू लिया हुआ था कि किस तरीके का नेफ्रॉन होता है, उसका वर्किंग वगैरह, फंक्शन वगैरह हम लोग अभी इस वीडियोस में जानेंगे। बट बेसिकली पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, रखा हुआ है। उसके बाद फिर नेफ्रॉन के बारे में हम लोगों ने जाना था। बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल पीसीटी या फिर और डीसीटी, इन सबों के बारे में जाना था। फंक्शंस ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूबस, क्या फंक्शंस होता है, बेसिकली कितना यूरिन निकालता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। नाउ आज जो हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो नेफ्रॉन है या फिर हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है बेसिकली काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि किडनी में किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है, जो कि ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने कर लिया है, बट यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। तो हम लोग ये जान लेते हैं पहले कि किस तरीके से ब्लड हमारे उस नेफ्रॉन के एक यूनिट तक, मतलब द फंडामेंटल एंड बेसिक यूनिट ऑफ किडनी के पास में जाता है। ठीक है, तो एज डिफाइंड ओवर हियर, लाइक ईच रीनल आर्टरी ब्रांच एंड री-ब्रांच सेवरल टाइम्स गिव्स टू arterioles. Each arterioles enter Bowman's capsule in the name of afferent arterioles. Afferent means bring to. ठीक है, afferent means bring to मतलब कि जो लेकर के आता है किडनी के पास या नेफ्रॉन पर लेकर के आता है उसको हम लोग एफरेंट कहते हैं, और इफरेंट जो कि लेकर के जाता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल में बेसिक डिफरेंसेस क्या होता है, ठीक है, और फिजिकली वो कैसा होता है ये हम लोगों ने जाना था। बट वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर वो लोग वहाँ पर फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, हम लोग अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में जानेंगे। एफरेंट आर्टरियोल्स ब्रेक इनटू नंबर ऑफ कैपिलरीज व्हिच फॉर्म अ नॉट लाइक मास कॉल्ड ग्लैमरुल्स क्लोजली फिटेड इनसाइड बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल the reuniting capillaries of the glomerulus form the efferent arteriole। मतलब कि जब वो reunite होता है, glomerulus जब reunite हो करके वापस ये बनता है तो उसको हम लोग efferent arteriole कहते हैं। अभी हम लोग फोटोग्राफ के हिसाब से जानेंगे, हालांकि पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है। ठीक है, efferent arterioles after coming out from Bowman's capsule runs a short distance and break down into secondary capillaries called vasa recta which surrounds the renal tubules. Vasa recta rejoins to form a vein, uniting again and again with other. It ultimately form renal vein to pour the blood into posterior vena cava. बेसिकली हम लोग जो देख रहे हैं या फिर जो हम लोगों ने पिछले 2-3 स्लाइड में पढ़ा, ठीक है, उसका मतलब
सिर्फ इतना था कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर ये आपका आर्ट्रियोल है, ठीक है, तो ये आर्ट्रियोल क्या करता है, जब किडनी का फोटोग्राफ अगर देखेंगे तो ये अगर बीन शेप किडनी रहता है तो इसके किडनी में हमारा जो आर्टरी होता है या रीनल आर्टरी होता है वो ब्लड लेकर के आता है और फर्दर बहुत सारा ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ब्रांचेस फिर रीब्रांच में कन्वर्ट होता है, अदर ब्रांचेस में होता है और अल्टीमेटली इस तरह का इंटरलोब्यूलर आर्टरी बनाता है। ठीक है, जो कि नेफ्रॉन तक ब्लड लेकर के आता है। ठीक है, और ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है ये फर्दर फिर एफरेंट आर्टरियोल तक ब्लड लेकर के जाता है। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये बेसिकली थोड़ा सा चौड़ा होता है। ठीक है, ये थोड़ा थिक होता है, थोड़ा सा चौड़ा होता है, मोटा होता है, मतलब इसका रेडियस थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन विथ इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, तो एफरेंट का मतलब ही होता है जो ब्लड लेकर के आ रहा है बेसिकली इस ग्लैमरुल्स में। ठीक है, ये जो आर्टरीज है, ये आर्टरी क्या करता है कि फर्दर अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है सो दैट कि जो ब्लड है उस कैपिलरीज में मूव ऑन कर सके और वहां पर एक हाई प्रेशर जनरेट कर सके। ठीक है, तो ये इस जगह पर आकर के एक हाई प्रेशर जनरेट करता है और ये जनरेशन इसलिए होता है क्योंकि ये जो इफरेंट आर्टरियोल है ये थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, अब ये पतला इसलिए भी होता है क्योंकि ब्लड का जो क्वांटिटी है वो इस जगह पर फिल्टर हो जाता है, प्लस साथ ही साथ ये एक प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प भी करता है। मतलब सपोज कीजिए कि अगर आपके पास में एक पाइप है, ठीक है, इस तरह का एक पाइप है और इस साइड से पानी आ रहा है, इधर के साइड को अगर आप दबा दें या फिर इस साइड के जो एंड है, ये इस एंड पे जो पाइप है यहां पर थोड़ा सा पुश कर दें या फिर इस पाइप को थोड़ा सा पतला कर दें तो क्या होगा कि प्रेशर इस पूरे एरिया में क्रिएट हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यही चीज इस जगह पर हो रहा है। यहां पर जो एफरेंट आर्टरियोल है, एक तो ये ब्लड लेकर के आ रहा है, दैट इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलर पार्ट और साथ ही साथ प्लाज्मा पार्ट। ठीक है, ये दोनों लेकर के आ रहा है तो थोड़ा सा ये यहां पर थिक होने का भी जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट जब ये बाहर निकल रहा है तो इसमें से प्लाज्मा वाला पार्ट स्क्वीज होकर के इसके कैपिलरीज के वॉल से बाहर आ जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर यहां पर प्रेशर जनरेट हो रहा है तो इस प्रेशर जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि इस जो ग्लैमर रूल्स है, इस ग्लैमर रूल्स से सेल्यूलर पार्ट को छोड़ करके, मतलब ये जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, इन सबों को छोड़ करके प्लाज्मा का जितना भी पार्ट होता है वो सारा का सारा स्क्वीज होकर के फिल्टर होता है और फिल्टर होकर के इस ग्लैमर रूल्स में कलेक्ट हो जाता है। ये जो ग्लैमर रूल्स बना हुआ है इस ग्लैमर रूल्स में कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, और बाकी रेस्ट ऑफ द जो ब्लड होता है वो इस आर्टरी में आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये यहां से लेकर के इसके एंड पार्ट तक, जब तक ये वेनल पार्ट में नहीं आ जाता है, ये पूरा एरिया जो होता है इसको हम लोग वैसा रेक्टा कहते हैं। वैसा रेक्टा, ठीक है, वैसा रेक्टा। ये यहां से जब ब्लड जो फिल्टर्ड ब्लड है जब वो बाहर निकलता है तो ये फर्दर और भी बहुत सारा कैपिलरीज में फॉर्म्ड होता है जो कि इस तरह से इसको कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये इंटायर जो एरिया होता है, ये इंटायर जो ट्यूबल्स होता है, इनको हम लोग ये जितना भी आर्टरीज है, ठीक है, ये जो आर्टरीज है इसको हम लोग वैसा रेक्टा कहते हैं। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्लड आया और ब्लड आने के बाद में जितना भी प्लाज्मा वाला पार्ट है या लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड, वो बाहर निकल करके इस बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी का जो ब्लड है वो इधर का पार्ट में निकल आया। ठीक है, और ये इधर आकर के मूव करने लगा और मूव करने के बाद में ये आगे चल करके वेन में ऐड हो जाता है, मतलब कि रीनल वेन में वापस आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में भी फर्दर बहुत काम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलुलर पार्ट ही बाहर निकल करके आता है, और भी पार्ट निकल करके आता है, वो हम लोग अभी थोड़ी देर में जानेंगे कैसे। ठीक है, तो ये आप लोग जान गए कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है इसको वासा रेक्टा कहते हैं। ठीक है, अगेन हम इस जगह पर आ जाते हैं। ठीक है, इस जगह पर देखिएगा कि ये जब इस जगह से ब्लड बाहर आ गया तो जो प्लाज्मा वाला लिक्विड है वो इस और कलेक्ट होने के बाद में फिर आगे की तरफ निकलेगा, बाहर आएगा और एक सेपरेट ट्यूब में, जो कि पैरेलल इसके साथ में चलता रहता है, उस सेपरेट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो नियरर होता है, पास में आता है, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। कॉन्वोल्यूटेड कहने का मतलब बहुत ऐसा घुमावदार होता है, ठीक है। तो ये इस जगह पर कलेक्ट हो जाता है वो लिक्विड। वो जो लिक्विड कलेक्ट होकर के इसके अंदर में आता है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ठीक है। अब देखिए ब्लड इस वाले कैपिलरीज में या इस वाले पाइप में जा रहा है, फिल्ट्रेट जो है, जो प्लाज्मा वाला पार्ट है जो कि स्क्वीज आउट होकर के यहां से बाहर आया है, वो इस वाले पार्ट में आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट में आ रहा है, इस वाले पार्ट में आने के बाद में ये इस जगह पर जो पीसीटी है यहां पर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब यहां से मूव करने लगता है, सबसे पहले इसी में आता है। और ये वाला पार्ट अगर पीछे प्रीवियस वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स वाले पार्ट, मतलब कि किडनी का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसमें ये पूरा का पूरा पार्ट होता है, ठीक है। तो ये इस पार्ट में आने के बाद में फिर ये लूप ऑफ हेनल में आता है, ठीक है। ये डिसेंडिंग और ये असेंडिंग, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये ब्लड जो है वो आपका इस तरीके से मूव कर रहा है नीचे साइड में, ठीक है। इस तरफ से हम एरो कर देते हैं और जो फिल्ट्रेट है वो उसके एंटी चल रहा है, ठीक है। ये एंटी काउंटर मैकेनिज्म, ये मतलब एक मैकेनिज्म है ये। इसके बारे में मैं आगे चल करके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो काम करता है। बेसिकली वो काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। मतलब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है कि जो इस फिल्ट्रेट है, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है, इससे जो कंसंट्रेशन है, मतलब कि ब्लड का जो कंसंट्रेशन होगा वो नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है। मतलब कि वो एक्सेस वाटर या एक्सेस जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो फिल्ट्रेट के साथ में चला जाता है और बाकी जो बचा हुआ है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सो दैट कि इसका जो कंसंट्रेशन है, ब्लड का कंसंट्रेशन, वो मेंटेन होकर के रह सके, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया कि ग्लोमेरुलस से ये ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है वो मूव कर रहा है, मूव करके आगे की तरफ निकल रहा है और अल्टीमेटली फिर ये रीजॉइन करके एक वेन के पास आता है और ये फिर इंटरलोब्यूलर वेन के थ्रू होते हुए फिर किडनी के रीनल वेन के पास में जुड़ता है और वो सारे ब्लड को वापस लेकर के हार्ट की तरफ मूव ऑन कर जाता है। बट यहां पर आप लोग देखेंगे कि यहां पर सिर्फ ब्लड वाला पार्ट है, बाकी का जो प्लाज्मा वाला पार्ट अगर यहां निकल गया तो बचा क्या? यस, दैट इज द क्वेश्चन। ऑफ कोर्स वो होता है रीअब्जॉर्प्शन की वजह से। मतलब कि ये जो आपका ये वाला पार्ट है, मतलब ये जो फिल्ट्रेट जिस पाइप के थ्रू आ रहा है वहां से उसके कैपिलरीज के वॉल से क्या होता है कि जो एक्सेस वाटर होता है उसको छोड़ करके, मतलब कि हमारे ब्लड में जितना वाटर का ज़रूरत होता है उसको स्क्वीज आउट किया जाता है। और स्क्वीज आउट करके मतलब कि ये इसके कैपिलरीज के वॉल से बाहर निकल करके जो वेन है, वेनल वाला पार्ट है जिसमें ब्लड मूव कर रहा है, उसके वॉल के थ्रू होकर के वापस इस वेन के अंदर में आ जाता है, जिसको कि हम लोग बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा और अच्छे तरीके से समझना चाहें तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं जो हमारा ब्लड है इस आर्टरी से होकर के ग्लोमेरुलस में आया, ग्लोमेरुलस से फिर फिल्ट्रेट होकर के वो आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है, मूव ऑन करने लग गया। इस एरिया में एरो इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से मूव कर रहा है। और जो भी प्लाज्मा और बाकी का जितना भी लिक्विड वाला पार्ट है वो सब इस बोमन्स कैप्सूल में आ गया। बोमन्स कैप्सूल में आने के बाद में ये पीसीटी में आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में। अब चूंकि देखिएगा यहां पर इस तरीके का थोड़ा सा पतला है, ठीक है, तो पतले होने की वजह से थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वाटर यहां से स्क्वीज आउट होता है और स्क्वीज आउट होकर के इस जगह पर वाटर इसके साथ में वापस मिल जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीअब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ये रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। ये आगे बढ़ता है, इसको बेसिकली हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं या डिसेंडिंग पार्ट कहते हैं
पीसीटी एंड डिसेंडिंग लिम्ब, और ये जो पार्ट है इसको हम लोग असेंडिंग पार्ट कहते हैं, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। और इस जगह पर बेसिकली क्या होता है, जो भी एक्सेस सॉल्ट हुआ, सोडियम क्लोराइड वगैरह जो कि हमारे ब्लड में ज़्यादा रहता है, वो बाहर मतलब इसके साथ कंटिन्यू हो करके आगे बढ़ जाता है और हमारे जो हमारा ट्यूबुलर है, जहाँ से सिक्रीट करते, जहाँ से हमारा यूरिन निकलना है उसके पास में चला जाता है। बट ब्लड को जितना सॉल्ट का ज़रूरत होता है वो इसके कैपिलरीज से बाहर आता है और अगेन इस वेनल पार्ट में चला जाता है, मतलब वैसा रेक्टा में इंटर कर जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हुआ या फिर हाइड्रोजन आयन हुआ या फिर और अगर कोई वाटर वगैरह है जो कि यहाँ पर इंक्लूड होना है तो वो भी यहाँ से आकर के इंक्लूड हो जाता है। एंड दस जो ब्लड का कंसंट्रेशन है, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होता है, उसको मेंटेन करने में यहाँ पर हेल्प होता है। बचा हुआ जितना भी एक्सेस वाटर, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस जो भी हमारा एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो इससे बाहर निकलता है और बाहर निकल करके हमारा यहाँ पर जो डीसीटी है, पहले डीसीटी में आता है, डीसीटी में आने के बाद में हमारा कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से फिर पपीलिया, पपीलिया से फिर पेल्विस और पेल्विस से फिर एओर्टा के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हुआ। अब जो हमारा कुछ आयंस वगैरह जैसे पोटेशियम आयन वगैरह भी होता है तो वो भी डीसीटी के पास, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के पास में से निकल करके और उसके बाद फिर हमारे इस वेनल पार्ट में या फिर वैसा रेक्टा में इंटर कर जाता है, ठीक है। अब ब्लड का हमारा कंसंट्रेशन जो यहाँ पर पूरा निकल चुका था, ठीक है, मतलब इस जगह पर जो प्लाज्मा पूरा आ चुका था, इस जगह पर हमारा कंसंट्रेशन भी आ जाता है ब्लड का, साथ ही साथ जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो फिल्टर आउट होकर के एक सेपरेट चैनल या फिर सेपरेट पाइप के थ्रू होकर के बाहर निकल आता है। दिस इज द बेसिक एंड नॉर्मल फंक्शन ऑफ द किडनी ट्यूबल्स या फिर रीनल ट्यूबल या फिर नेफ्रॉन आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये वही चीज है जो कि हम लोग मैंने यहां पर लिखा हुआ है अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। एक बार रीड आउट कर देता हूं मैं आपके लिए। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बेसिकली ऑकर करता है दो स्टेप में। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, ब्लड फ्लोज करता है ग्लैमरूज से इन ग्रेट प्रेशर, ठीक है, ग्रेटर देन एनीवेयर एल्स इन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में कहीं पे भी जितना प्रेशर होता है उस सबसे ज्यादा प्रेशर उसी ग्लैमरूज में होता है, ठीक है। रीजन फॉर हाई प्रेशर इज ड्यू टू द नैरोनेस ऑफ द इफरेंट आर्टियोल देन एफरेंट आर्टियोल, जो मैंने आपको इस जगह पर बताया था, ठीक है, कि ये इफरेंट आर्टियोल है, ये एफरेंट आर्टियोल है, ये थोड़ा सा नैरो होता है, ये थोड़ा सा चौड़ा होता है और इसकी वजह से ग्लैमरूज में हाई प्रेशर बन जाता है, ठीक है। ओके, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड फिल्टर आउट फ्रॉम ग्लैमरूज टू बोमन्स कैप्सूल एंड देन टू द रीनल ट्यूबल्स, ठीक है। ओके, दिस फिल्ट्रेशन अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोर्सेस इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो इस जगह पर फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस जगह पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस फिल्ट्रेशन को हम लोग कहते हैं बेसिकली, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। I'm सॉरी, थोड़ा हैंड राइटिंग उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो काइंडली एडजस्ट विद द हैंड राइटिंग एंड ऑल, ओके। नाउ ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कम्स आउट ऑफ द ब्लड टू कैप्सूल इंक्लूडिंग यूरिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा वाला पार्ट, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड जितना है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है और रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू वापस ब्लड में कंटिन्यू कर लिया जाता है। द फ्लूइड इंटरिंग द रीनल ट्यूबल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मतलब वो जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, जो कि बोमन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो गया था, ठीक है, ग्लैमरूल से, उसको हम लोग ग्लैमरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। यही ग्लैमरुलर फिल्ट्रेट आगे चल करके यूरिन बन जाता है, ओके। नाउ लेफ्ट इन द ग्लैमरुलर इज कॉर्पुस्कल्स, प्रोटीन एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स, ओके। रीअब्जॉर्प्शन इज द अनदर प्रोसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एज द ग्लैमरुलर्स, एज
glomerulus filtrate pass to the tubule. Much of the water is reabsorbed, but only to the extent that the normal concentration of the blood is maintained. This is called selective absorption. ठीक है, जैसा कि मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया कि जो पीसीटी के बाद जब लूप ऑफ हैनल के थ्रू अंदर आता है फिल्ट्रेट, तो उसमें से सारा वाटर बाहर नहीं निकलता है, बल्कि उतना ही वाटर निकल करके और उसके बाद फिर आपके वेनल पार्ट में जाता है या वैसा रेक्टा में इंटर करता है जितना कि ब्लड के कंसंट्रेशन को ज़रूरत है। ठीक है, नॉर्मल कंसंट्रेशन को जितना ज़रूरत है उतना ही वाटर वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है, और इसी पार्ट को हम लोग बेसिकली कहते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, सर्टेन सब्सटेंस लाइक पोटेशियम, आयरन, लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन NaCl पेनिसिलियन आर पास्ड इनटू डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स फॉर्मिंग यूरिन। मतलब बहुत सारा ऐसा पार्ट जैसे कि पोटेशियम आयन, लार्ज नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड, पेनिसिलियन, ये जितना भी है वो सब DCT में जाकर के वापस मिल जाता है उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, और उसी को बेसिकली हम लोग यूरिन कहते हैं। दिस पैसेज इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी ऑफ द सेल्स ऑफ ट्यूबुलर वॉल एंड हेंस कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, अब इस जगह पर जहां पर सिक्रीशन होता है उस जगह पर प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है कि उसके वॉल से ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि वहाँ पर एनर्जी को यूज़ करके जो हमारा NaCl पेनिसिलियन वगैरह है ये सब बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद में हमारे वैसा रेक्टा में इंटर करता है, और इस वजह से इसको हम लोग ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। द फिल्ट्रेट लेफ्ट आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन इज कॉल्ड यूरिन। यूरिन जो बचा हुआ पार्ट है, जो रीअब्जॉर्प्शन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में जो बच जाता है, ठीक है, उसको हम लोग मतलब रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद में जो बच जाता है उस पाइप में बाहर निकलने के लिए, उसको हम लोग यूरिन कहते हैं। ठीक है, यूरिन पासेस इनटू कलेक्टिंग डक्ट एंड टू द पेल्विस एंड थ्रू यूरेटर इनटू यूरिनरी ब्लैडर बाय यूरेटरल पेरिस्टाल्सिस एंड ग्रेविटी। ठीक है, पेरिस्टाल्सिस एक प्रोसेस है जहां पर जो कैपिलरीज के मसल्स होते हैं या कैपिलरीज जो ट्यूब होता है, ठीक है, नॉट कैपिलरीज, एक्चुअली जो मस्कुलर पाइप्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड मटेरियल या कोई भी चीज़ बाहर आता है। आप अगर न्यूट्रिशन वाला पार्ट मेरा देखेंगे जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा उसमें, जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक दूंगा उसमें आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, सो दैट कि आपको ये पेरिस्टाल्सिस का मतलब या पेरिस्टाल्टिक मोशन होता क्या है इसके बारे में आप जान पाएंगे। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर में भी यूरिनरी यूरेटर होता है, वहाँ पे भी पेरिस्टाल्सिस और ग्रेविटी की वजह से जो यूरिन होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर की तरफ चला जाता है। एक्सपेल्ड फ्रॉम ब्लैडर टू यूरेथ्रा इन पेनिस इन मेल, डायरेक्टली इन female by relocation of sphincter muscles at the opening of urinary bladder into urethra। यूरिनरी ब्लैडर में स्फिंक्टर मसल और उसका वर्किंग मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है, वो आप प्लीज चेक कीजिए। नाउ दिस इज द कंप्लीट फंक्शन of urinary system, not urinary system, actually this is the complete functions of nephron or urinary tubules। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो यूरिन होता है वो फिल्टर आउट होता है और हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, और ये जो यूरिन है, ये यूरिन कंटिन्यूअस फ्लो करता रहता है, कंटिन्यूअस बनते रहता है हमारे बॉडी में, लेकिन हाँ कंटिन्यूअस निकलता नहीं रहता है, क्योंकि हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके लास्ट में पास में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल्स होता है जो कि नर्व मतलब ब्रेन नर्व के थ्रू वो कंट्रोल होता है। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि हमेशा यूरिन बनता रहेगा और हमेशा हमारे बॉडी से निकलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। यूरिनरी ब्लैडर में जब बहुत ज़्यादा ये होने लगता है, यूरिन होने लगता है, तो जब हम चाहते हैं तभी वो निकलता है बाहर। ठीक है, चलिए स्फिंक्टर कैसे वर्क करता है हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख लिया था।
ठीक है, चलिए ये कुछ असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। इस वीडियो के बाद में आपको असाइनमेंट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। नॉर्मल क्वेश्चंस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए या बनाइए और उसके बाद प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। लाइक व्हाट इज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, क्या होता है, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ किडनी ट्यूबर्स। फ्रेंड्स, जो मेरा रिक्वेस्ट है डायग्राम बनाने का वो आप ज़रूर करें, ठीक है। डायग्राम बनाना इट्स अ सीरियस एक्टिविटी। अगर आपको बायोलॉजी से प्यार है और बायोलॉजी में या मेडिकल साइंस में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका डायग्राम बहुत बढ़िया होना। अगर हम डायग्राम अच्छे से बनाते हैं तो बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा चीज़ है जो मेरे दिमाग में बैठ जाता है। जब हम उसका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन जान जाएंगे तो उसका फंक्शन जानने में हमको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो फंक्शन जान करके डायग्राम ना बनाएं, डायग्राम को पहले जान जाएं, उसके बाद फिर फंक्शन को पढ़ें या फिर कॉन्सेप्ट को लेने का कोशिश करें, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ग्लोमेरुल्स, मोमन्स कैप्सूल, मेल्फिगियन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनल, डीसीटी, पपीलिया, ठीक है। ये सब डायग्राम में भी आपके लेबल कीजिएगा और साथ ही साथ इसके बारे में एक्सप्लेन भी कीजिएगा, इनका फंक्शन भी एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा या मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर इसमें कुछ भी रेक्टिफाई करने का ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका जो फीडबैक होगा वो मुझे हेल्प करेगा और अच्छे वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और एक्सक्रीशन सिस्टम को हम लोग कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।